हूं आपके साथ स्मिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 और भोपाल गौरव दिवस की तैयारियां तेज। तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा बैठक, कार्यक्रम को लेकर किया गया पूरा प्लान तैयार। भोपाल में आगामी चुनाव को लेकर पार्टियों ने की कवायद शुरू। महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही पार्टियां, जनता से कई तरह के वादे कर रही पार्टियां। सूर्यानगर उपाध्यक्ष मनोज यादव की गिरफ्तारी को लेकर नगर बंद, वही यादव समाज ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नगर उपाध्यक्ष की रिहाई की गई मांग। इंदौर में कल पुलिस जन सुनवाई का किया गया आयोजन, वही शिकायतकर्ता ने आवेदन के रूप में दी 48 शिकायतें। पारिवारिक और संबंधित शिकायतें आई सामने। बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए भटक रहे छात्र, वहीं नव प्रतिष्ठित छात्रों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शासन से सीट बढ़ाने की मांग। खबर सीहोर से है, जहां रक्षित केंद्र पुलिस विभाग की तरफ से बच्चों के लिए वहीं कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर, शासकीय मॉडल स्कूल के प्राचार्य दिनेश वर्मा मौजूद रहे। और बता दें कि इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी तोमर ने बेहतर विषय चयन को लेकर बताया कि वहीं प्राचार्य वर्मा ने तनाव प्रबंधन पर भी छात्रों और अभिभावकों से इंटरएक्शन किया। वहीं आपको बता दें खबर इंदौर से है, जहां के हीरानगर थाना क्षेत्र के मारुति नगर चौराहे पर एक युवक की चाकू से गोतर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और जिसमें अपना फोटो डालकर आरोपियों ने लिखा कि न्यूज देखो जाकर बच्चे, एक को मार डाला है, बाकी को भी मार डालेंगे। वहीं हत्या की जानकारी मिलते ही मृतक का दोस्त उदय भी पहुंचा और मीडिया को बताया कि मृतक निखिल ने कुछ ही देर पहले उदय को फोन करके बोला था कि विशाल और आर्यन तुझे मारने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही आरोपियों ने निखिल पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद उदय ने बताया कि उनका 2 साल पुराना विवाद था, जिसको लेकर लंबे समय से आरोपियों से उनकी लड़ाई चल रही थी। बता दें कि मौके पर पहुंचे डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया ने पूरी घटना की जानकारी दी और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृत्यु की जानकारी मिली थी कि देखो मारने के लिए एक जने, ये आर्यन ठाकुर, हर्ष पवार, हर्ष चौधरी, विशाल पवार, ये बोले तेरी गली के अंदर घूम रहे हैं। बोले कहाँ है तू? तो मैंने, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मैं घर पे हूँ। तो निखिल भैया ने बोले तू घर से बाहर मत निकलना। तो मेरी मम्मी मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, इसी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मैं मम्मी को देख रहा हूँ भैया। तो मेरे को ये पता नहीं था भैया कि वो 5 मिनट आकर 5 मिनट 2 से 3 मिनट हुए होंगे सर। उसके बाद मेरे पास फोन आया कि निखिल भैया की हत्या हो चुकी है। मैं स्पॉट पे गया जब तक निखिल भैया को ये मार रहे थे सर, और निखिल भैया समाप्त हो गए थे। पुराना कोई विवाद नहीं था सर। मंगेश मेरा मित्र था सर, उसकी जमानत का वो चल रहा था, मंगेश छूटने वाला था। मंगेश ने कोई वही नहीं था, उसका फोकट की 120 लगवाई थी इन लोगों ने कि मंगेश ने मर्डर करवाया था, लेकिन मंगेश का कुछ भी नहीं था। वो बियर बार में उस समय बैठा हुआ था, उसके फुटेज सर हम निकलाना भूल गए थे। अब मंगेश की जमानत का चल रहा था कि मंगेश की जमानत यानी 15-20 दिन के अंदर में हो जाएगी। तो इनने इस कारण निखिल भैया को और मेरे को वो बनाया क्योंकि हम 2 मंगेश को छुड़वाने के चक्कर में थे। अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि 2021 में गौरव मिश्रा और अर्पित खटे इनका मर्डर हुआ था थाना बाणगंगा में, अपराध पंजीबद्ध है। उसके जो आरोपी थे मंगेश अपोलकर, राहुल भास्कले, सूरज ठाकुर और विष्णु भदौरिया, ये लोग जो है जेल में बंद हैं। उनकी जमानत में मृतक जो है वो सहयोग कर रहा था, ऐसा आरोपियों को जिन्होंने घटना की है उनको आशंका थी। उसी बात को लेके कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, ये सपोर्ट कर रहे थे और मृतक के ये लोग दोस्त हैं। उसी बात 7 बजे के लगभग की घटना है कि मारुति नगर में पानी टंकी के पास उनका विवाद हुआ और विवाद के दौरान चाकू मृतक को मारे, चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी।
मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां महिलाओं को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी लाडली बहना योजना के जरिए चुनावी माहौल में अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लाडली बहना योजना को चुनौती देते हुए कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना का वादा कर दिया है। और इसी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ महिला नेत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि कांग्रेस ने पहले की तरह ही एक नए फरेब का वादा किया है और यह नारी सम्मान नहीं बल्कि कांग्रेस कल्याण की कवायद है। इस दौरान अर्चना चिटनीस के अलावा रंजना बघेल और इमरती देवी ने भी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने मृत्यु दंड का कानून बनाकर यूनानिमसली बनाया गया था और वो कानून बनाने वाला हमारा पहला राज्य था। और एक प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि हमें आंकड़ों के माया जाल में नहीं पड़ना। जिस भी महिला के साथ कोई अन्याय, अत्याचार या कोई शोषण, उत्पीड़न हुआ हो, वो अगर थाने में आती है उसका केस दर्ज होना चाहिए, अपराधी के साथ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हम ये सरकार की संवेदनशीलता है कि हम हर महिला जो कष्ट में, पीड़ा में आती है उसका केस दर्ज करते हैं, अपराधी के ऊपर केस चलाया जाता है, दंडित होते हैं लोग और कानून व्यवस्था को बेहतर करने की तरफ हम आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। बाध्यता तो कांग्रेस की भी आज थोड़ी है कोई, वो बहुत गैर जवाबदारी से बात कर रहे हैं। उनकी क्या बाध्यता है? उनके पास क्या, वो तो जब सरकार में थे तब बजट को रोते रोते उन्होंने समय निकाल दिया और आज उनकी क्या पात्रता है कि वो एक प्रकार से किसी भी योजना का अगर कोई शेप नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी जिस प्रकार से योजना उन्होंने प्रेजेंट करी है वही उनकी योजना के प्रति वे कितना सीरियस है, उसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, उसको आप इसी से ये प्रमाणित होता है। और यही फॉर्म आपको याद होगा, हरे पीले नीले फॉर्म कर्ज माफी के लिए भराए गए थे, आज उनका क्या हश्र हुआ है, यही हश्र इसका भी होने वाला है। उमंग सिंघा इनके कैबिनेट मंत्री, कितनी पत्नियां उनकी और कितने लोगों के साथ, एक तो ये भोपाल में फांसी के साथ लगाकर मर गई और दूसरी उन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया है। तो कौन सा नारी सम्मान है? कौन सा नारी सम्मान की बात करे कमलनाथ दादा? तो नागनाथ और सामनाथ की बात कर रहे हो, महिलाओं के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताइए। आज भी 1.5 साल के सरकार में किसान परेशान था, युवा परेशान थे, पढ़ने वाले बच्चे परेशान थे, ट्राइबल के बच्चे परेशान थे और सबसे बड़ी बात ये कि जो 60% वाली किरण योजना में जो बच्चों को उनको छात्रवृत्ति दी जा रही थी वो भी बंद, लाली लक्ष्मी भी बंद, संबल योजना भी बंद, हर तरह की योजना उन्होंने बंद कर दी थी और लोग दर दर की ठोकरें खाए थे। जिस तरीके से एक नारियों का अपमान किया है, वो नारी शक्ति कभी भी इनके लिए वोट नहीं देगी। और अब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप ही बता दो कितने किसानों के कर्जा माफ करे हैं, कितनी छात्रवृत्ति दी है। हमारी बेटियों के ब्याह होते थे 21,000 रुपए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते थे। कमलनाथ जी से आप पूछे कि आपने कितनी बेटियों की शादी करी है? 51,000 आपने लिख के तो दिया था कि हम 51,000 बेटी को देंगे, लेकिन आप ये बता दें कितनी बेटियों की शादी करी है? एक भी बेटी की शादी इनने कन्यादान योजना में नहीं करी है। 1.5 साल में सारी बेटियों को अपने जैसे बना माता पिता ने शादी करी है घर से, लेकिन इनने उस कन्यादान योजना को बंद कर दिया। छुरिया में नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव के बचाव में सर्व यादव समाज सामने आया है, जिसके चलते मंगलवार को नगर पूरी तरह से बंद रहा। और आपको बता दें कि एक दिन पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा नगर उपाध्यक्ष को किसी शिकायत को लेकर छुरिया थाना लाया गया था और जिसके चलते अब तहसील के यादव समाज ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में लिखा गया है कि सोमवार को पुलिस प्रशासन ने मनोज यादव को फर्जी मामला बनाकर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव शारीरिक रूप से दिव्यांग है और ऐसे स्थिति में
पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की कई तरह के संदेह पैदा कर देती है। वहीं सर्व यादव समाज ने अगले 24 घंटे के अंदर नगर पंचायत उपाध्यक्ष की रिहाई की मांग की है। निरपराध एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने कल पकड़ करके ले आए। सारी घटना कल आप लोग मालूम है। कल हम लोग आग्रह भी किए थे पुलिस प्रशासन से कि उनको मनोज यादव को आप लोग रिहा कीजिए। अगर नहीं करेंगे उस स्थिति में हमको छुरिया बंद करना पड़ेगा। और हम लोग कल छुरिया के नागरिकों से, व्यापारियों से आग्रह किया था कि मनोज यादव के साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है। तो कल हम लोग आग्रह निवेदन किए छुरिया व्यवसायियों से। तो आज पूर्ण रूप से छुरिया के लोगों ने आज बंद करके यादव समाज और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष को जो समर्थन दिया है, मैं अपने और समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ छुरिया के नागरिकों को, व्यवसायियों को। नगर पंचायत के वरिष्ठ पार्षद और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, यादव समाज के वो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, श्री मनोज यादव जी, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आज यादव समाज से यदि कोई नेतृत्व उभर रहा है, उस नेतृत्व को कुचलने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो इस प्रकार की घटना जो है, कानून की रक्षा करने वाले लोग यदि कानून का देह छेदन करने का काम करेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, यादव समाज के वरिष्ठ हम सब पदाधिकारी हैं, हम सब चुप नहीं बैठेंगे। यही संदेश देने के लिए हम सब आए हैं। जो भी पुलिस कार्रवाई किया है वो तो विधिवत है। मनोज यादव के खिलाफ पहले भी सट्टा एक्ट का कार्रवाई है, जैसे कि अपने पास किसी भी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड रहता है उसका अवलोकन किए हैं। और जो भी आज डायरी न्यायालय में पेश किया गया है वहाँ भी उसको भेजा गया है। तो उसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड शराब का, सट्टे का और एक दो और मामले हैं, उसको प्रकरण में लगा दिया गया है। और जैसा कि हम लोगों ने 28 तारीख को जो सट्टा का यहाँ कार्रवाई किए थे, तो उसने जो बयान दिया था कि 300 रुपये रोजी में मैं उसके कहने पर लिखता था। तो चूंकि सट्टा में, जुआ में जो खाईवाल या खिलानी वाला होता है, वो जैसे कोई पकड़ाएगा उसका एजेंट, तो वो स्वतः आरोपी होता है। उसी सिलसिले में उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा कोई भी अवैधानिक कृत्य नहीं किया गया है। कल दिनांक 8/5/2023 को नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव जी की गिरफ्तारी के संबंध में जो है यादव समाज आज उनको 24 घंटे के अंदर में रिहाई के लिए जो है उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। तो जैसे कि मैडम यहाँ पुलिस प्रशासन हाय है किनारे लगाए गए जी, उसके पीछे क्या कारण बताएंगे? देखिए ये मामला जो है पुलिस प्रशासन से संबंधित है, उसके विषय में मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगी। इंदौर में हर मंगलवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई में कुल 48 शिकायतें पुलिस के सामने शिकायतकर्ता ने आवेदन के रूप में प्रस्तुत की, और जिसमें अधिकांश शिकायत पारिवारिक और मारपीट सहित धोखाधड़ी और बैंक से संबंधित सामने आई है। वहीं शिकायतों को लेकर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एक ही तरह की शिकायतें अधिकांश बच रही है, जिसको लेकर एक नियमावली बनाकर थाने स्तर पर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा, ताकि यह शिकायतें जनसुनवाई तक न आ सके और फरियादी को राहत पहुंचाई जा सके। आज आयोजित शिकायत शिविर में जन सुनवाई में 48 शिकायतें प्राप्त हुई थी, और वो उन्हें सभी डिविजन्स के जोन्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने और मैंने और एडिशनल सीपी ने सुन करके निराकरण के निर्देश दिए हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार की शिकायतें आई थी। कई पारिवारिक शिकायतें थी, कई बैंक से संबंधित शिकायत मेरे समक्ष आई थी। इसके अतिरिक्त अन्य जोन्स में भी मारपीट और पारिवारिक विवादों को लेकर शिकायतें आई हैं। वही अगली खबर बिलासपुर से है, जहां मस्तूरी एनसीईआरटी में पढ़ रही लगभग 20 छात्राओं ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में दाखिला न होने से परेशान होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में सीट भर जाने के कारण अभी नए एडमिशन नहीं हो रहे हैं, जिससे नव प्रशिक्षित स्टूडेंट्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्टूडेंट की तरफ से शासन से सीट बढ़ाने और एडमिशन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखने की मांग की जा रही है। हम लोग को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल में क्लास 9 के लिए एडमिशन चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप कहाँ से आए हो? हम लोग मस्तूरी से आए हैं। तो वहाँ गए थे? हाँ। क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब आप लोग तो एनसीईआरटी के हो और ये सीजी है और ऊपर से सीट भी नहीं हो रहा है। 50 था और
पिछले 2 साल से हम ही लोग के स्कूल से दोनों क्लास को लिए थे और इस साल नहीं लेंगे बोल रहे हैं ना। हम लोग मस्तूरी से आए हैं, स्वामी आत्मानंद में एडमिशन करवाने के लिए यहाँ आए। क्या बोलते हैं, स्कूल जाते हो? तो बोलते हैं अभी तो सीट नहीं है और नहीं लेंगे हम, ऐसे बोलते हैं। डीओ क्या बोले थे वहाँ से? बोले थे कि हम लोग को एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो वो बोले कि आवेदन लेना पड़ेगा। ठीक, नाम बोलो। कितने बच्चे हो आप लोग? हम लोग 69। इससे पहले कहाँ पढ़ते हो? हम लोग गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम। रायपुर में ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश मुन्नत का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की है और न ही विपक्ष द्वारा उठाए गए मामलों को संज्ञान में लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने चावल, राशन के दुकानों की गड़बड़ी, खनिज माफियाओं की गड़बड़ी और समेत कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन कोई जवाब सामने नहीं आया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। न छत्तीसगढ़ सरकार ने इन बातों को संज्ञान में लिया है कि विपक्ष द्वारा उठाई जा रही लगातार बातों को। हमने चावल के विषय को भी उठाया, हमने राशन की दुकान की गड़बड़ी को भी उठाया, हमने प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए 5 किलो चावल को भी उठाया। हमने यही नहीं किया, हमने यहाँ पर खनिज विभाग द्वारा 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से अवैध वसूली का मुद्दा हमने उठाया। हमने रेत माफियाओं के द्वारा लगातार एसडीएम के ऊपर हमला हो या इन विषय को भी हमने लगातार उठाया, लेकिन सरकार ने कभी संज्ञान में नहीं लिया। और जब ये तथ्य उजागर हुए ईडी के माध्यम से, जब परत पे परत खुलती जा रही है, जब जानकारियां पूरी एकत्र होती जा रही है कि खनिज माफिया के अंदर कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने किससे लेन देन हुई, किससे आदान प्रदान हुआ, आधे से ज्यादा लोग अब जेल में हैं और कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। उसी प्रकार से अवैध दारू का निर्माण, दारू की दुकानों में सरकार दुकान संचालित करे, उस पर अवैध काउंटर चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस अपनी 6 विधानसभा सीटों पर बैठेगी, ऐसे विषय पर चर्चा करते हुए राजनांदगांव में हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रभारी अरुण सिंह सिसोदिया से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं साधना प्लस न्यूज और हम राजनीति चर्चा पे हम जुड़ रहे हैं और उसी के साथ आज हमारे राजनीति चर्चा के साथ प्रभारी जो है राजनांदगांव के वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अरुण सिसोदिया जी जो है वो फौजी हैं, जो वर्तमान में प्रभारी के रूप में राजनांदगांव को देख रहे हैं। तो आज हम उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका नमस्कार अरुण सिसोदिया जी। जैसा कि राजनांदगांव एक बहुल क्षेत्र भी है और देखा जाए तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस की बहुत सारी सीटें अभी भी वर्तमान में है, लेकिन एक सीट जो है राजनांदगांव का एक प्रभावित रूप से कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो वहां किस तरह कमजोरी जो पड़ा कि आज वहां पर कांग्रेस वहां से गंवा चुकी है सीट, आप अच्छे से जान सकते होंगे, जहां पर वर्तमान में रमन सिंह जी विधायक है। कैसे वहां पर कमजोरी पड़ा कि आज वर्तमान स्थिति में कांग्रेस वहां से एक सीट गंवा दी? देखिए, राजनांदगांव विशेषकर काफी विकसित और अच्छा एरिया है जहां पे कि कांग्रेस की हमेशा बैठ रही है। और राजनांदगांव शहर में रमन सिंह की जीत पिछले बार बोल सकते हैं कि गलती से हो गई। मात्र 14,000 वोट से जीत पाए। अगर हम लोग को समय पे अगर उस समय टिकट डिक्लेयर हो जाती तो समय मिलता तो प्रत्याशी अवश्य जीतता और हमारी वहाँ पे 6 की 6 सीटें जीतने में हम सफल होते हैं। जैसे कि आप बार बार वहाँ जा रहे होंगे, राजनांदगांव की स्थिति को भी समझ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हो कि पार्टी को कमजोर रूप में किसी उम्मीदवार को वहाँ खड़ा करवा के, ताकि रमन सिंह बहुत बड़ा चेहरा है और कहीं कहीं मुख्यमंत्री है, कहीं के प्रभाव के कारण तो ऐसा उम्मीदवार चयन नहीं किया गया होगा। देखिए, हमारी पार्टी कोई भी चीज इस तरह का विचार ही नहीं करती। जो योग्य और विजयी होने वाले प्रत्याशी होते हैं उन्हीं के ऊपर विचार भी किया जाता है, उन्हीं को टिकट भी दिया जाता है। और हर चुनाव हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ, पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। और जिसका पिछला चुनाव एक उदाहरण है कि 2018 में हम लोग 68 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए और आने वाले समय में भी अगले जो चुनाव होने हैं 2023 में हम 75 पार ले जाएंगे। इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं और हमें पूरा विश्वास है। अभी जैसे वर्तमान में राजनांदगांव शहर में रमन सिंह जी हैं, डोंगरगढ़ में भुवनेश्वर बघेल जी हैं और डोंगरगढ़ में गलेश्वर साहू जी है, डोंगरगढ़ जो है, और खुज्जी में छन्नी साहू जी है, खैरागढ़ में भी है, मानपुर भी है। तो कुछ जिले जो है अभी नए बन चुके हैं
तो उस पर क्या लगता है कि नए जिले बनने से कांग्रेस को कुछ इससे फायदा हो पाएगा? देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव में नया जिला भी बना और वहाँ विकास की जो नदियां बह रही हैं, अगला चुनाव हमारी कांग्रेस पार्टी का ही विधायक विजयी होगा और जिला बनने से जो विकास जो रायपुर से सीधे उस क्षेत्र तक पहुंचता है और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विशेषकर हर जिलों में हर विधानसभा स्तर पे जाके लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं और सीधे संवाद कर रहे हैं। तो सरकार की योजनाओं से कितना लाभ मिल रहा है, कितना आपको फायदा मिल रहा है और क्या दिक्कतें हैं आपको इस सरकार के कामकाज से, तो दोनों चीज को लेकर फिर से मंथन चिंतन कर अगर कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारना है। वैसे जहां तक मेरा मानना है सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और ऐसी सरकार पूरे देश भर में एक उदाहरण के रूप में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रही है और हमारा संगठन विशेषकर जो हर चुनाव में मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में जीत दिलाने के लिए तन मन धन और पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ काम कर रहा है। इसके लिए भी मैं भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी को बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आगे से लोग जनता ये जानना चाहती है कि कौन आगे का क्या होता है भविष्य राजनीति में। तो आप भी राजनांदगांव का बहुत दौरा कर रहे हैं, तो जनता के सामने ये एक सवाल है कि कांग्रेस के कितने चेहरे होंगे। तो कोई एक ऐसा चेहरा है जो आपके सामने आ रहा होगा, जो एक अंतिम चेहरा जिसमें आपको लगता है कि राजनांदगांव में रमन सिंह जो भाजपा से है उनके गढ़ में ध्वस्त कर सके, जो ऐसा कोई कांग्रेस? देखिए, हमारे जो सबसे प्रमुख जीत का कारण होगा आने वाले समय में सरकार की जो बेहतरीन योजनाएं हैं और सरकार के द्वारा किए जा रहे निर्णय हैं। चेहरे हमारे पास 4-5 चेहरे वहां पे सक्रियता के साथ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त पार्टी जो जिस पे भी फैसला करती है उसके लिए हमारा इलेक्शन बोर्ड बनता है। वो इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, फिर केंद्र में जाता है और केंद्र के द्वारा जब अनुमोदन होता है चीफ इलेक्शन कमीशन कमेटी द्वारा, तब जाके कोई टिकट का अंतिम निर्णय होता है। इसलिए इन सब विषयों का ये हमारे विशेषाधिकार से ऊपर की चीजें हैं, पर जो होगा अगली सरकार भी कांग्रेस की होगी, इसके लिए मैं पूरी तरीके से कहीं आप जानते तो भी आप बताना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे अंदर की चीजें हैं, आंतरिक चीजें हैं, इसको खुलासा करना आवश्यक नहीं होता। सबके लिए खुला प्लेटफॉर्म है, जो मेहनत करेगा, जो योग्य होगा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो जीत के ही आएगा। ये थे हमारे अरुण सिसोदिया जी, जो प्रभारी है वर्तमान में राजनांदगांव के, जो पूरी तरह स्थिति को देख रहे हैं और राजनांदगांव में लगातार कांग्रेस के जिस तरह विकास एक एजेंडा जो बना हुआ है, विकास कितने हुए हैं, उस एजेंडा को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मैदान में उतरेगी और एक सीट जो भाजपा वहां से जीत के आई है राजनांदगांव शहर, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। साधना प्लस न्यूज के साथ मैं हूं हनु नायक की रिपोर्ट। खबर बिलासपुर से है, जहां लगातार बढ़ रही पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने मटकी फोड़ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी बिलासपुर के आसपास स्थित गांव और नगरीय निकायों में पानी की व्यवस्था बहुत गंभीर स्थिति में है, लेकिन सरकार के वादे और दिखावे की वजह से आम आदमी पार्टी की समस्या से जूझता नजर आ रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जल्द से जल्द पेयजल की समस्या को वहीं खत्म करने की मांग के लिए कलेक्टर का घेराव करके ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो कि एक घने जंगलों से बड़ा भरपूर एक राज्य हुआ करता था, उस राज्य में आज जल संकट की स्थिति हम देख रहे हैं पैदा होते। पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त जल संकट से जूझ रहा है। पीने के पानी की किल्लत हर जगह हम देख पा रहे हैं। बस्तर के क्षेत्र में चले जाए, चाहे बिलासपुर के क्षेत्र में आ जाए, चाहे कोरबा तरफ चले जाए, ग्रामीण हो या शहर, हर तरफ पानी का संकट हम देख पा रहे हैं। बहुत जगहों पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने देखा पाइप बिछी है पर पानी नहीं है। कई साल पहले बिछ गई है, पानी नहीं आया है अभी तक। आपने बड़ी बड़ी खूटा घाट से मोटे मोटे पाइप डाले, आपने देखा होगा रास्ते में, कितना बड़ा पैसा आपने खर्च किया, पैसे भी आ गए फिर भी पानी नहीं आया। तो सिर्फ दिखावटी जो ढकोसले चल रहे हैं विकास के, उस विकास को ये पोल खोल ये जल संकट कर रहा है कि किस तरीके से आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो, पैसा आ जाता है उसको खा जाते हो, पैसा नहीं लगाते हो और उसके बाद हमारे सामने जनता जल से जूझ रही है। अभी हाल में हमने देखा हमारे मस्तूरी के गांव है कुछ, वहां हमने विजिट किया था, हमारे बेलतरा के कुछ गांव हमने वहां विजिट किया। हर तरफ हमने जल की किल्लत पाई है, कहीं लाल पानी की समस्या है, कहीं फ्लोराइड ज्यादा है। हम लोग प्रदेश के आदेश अनुसार आम आदमी पार्टी का जो मटकी फोड़ आंदोलन है, जो जल संख्या का उसमें विरोध में आज हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं
और भूपेश सरकार जो हर चीज में विफल रहा है, सफल नहीं रहा है, जो कहता है वो करता नहीं है, हमेशा झूठ बोलता है। और हम लोग पानी के लिए पूरे गांव के लोग, एक एक लोग पूरे विधानसभा बिलासपुर जिले के पूरे विधानसभा में पानी के लिए तराई तराई का मच रहे हैं। और पूरे सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी वासी जो है प्रभावित हैं पानी से। 2-2 किलोमीटर दूर से लोग पानी लेने जा रहे हैं और पानी लेके आ रहे हैं, कोई गाड़ी में कोई साइकिल में पानी लेके आ रहे हैं तो अपना निस्तार कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।